लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या तो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में किस प्रकार से विभाजन होती है, ठीक है। उसको कांग्रेस से जो भी था अधिवेशन वगैरह कैसे स्थापना हुआ सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी हम लोग गरम दल और नरम दल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो कौन प्रभावित किया था, तो पहला हो जाएगा इसका कि 1898 ईस्वी का इटली अबिसिनिया युद्ध, ठीक है। 1898 में इटली और अबिसिनिया युद्ध होता है, बिल्कुल इससे भी लोग प्रेरित हुए। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने भी प्रेरित किया, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध ने रूस को हरा दिया जापान। इससे भी भारतीय के लोग प्रेरित हुए, क्योंकि भारतीय लोगों में भ्रम था कि अंग्रेज जो हैं, जो गोरे लोग हैं, वो अजय हैं, उन्हें नहीं जीता जा सकता। लेकिन जब ये सारे युद्ध होते हैं, जब जापान रूस पे वो हावी हो जाता है, जीत लेता है, तो यहाँ के लोग की भ्रम टूटता है और लोग अपना खुद का जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो चलिए डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध होता है। इटली अबिसिनिया युद्ध जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित होती है। 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय इन सब ने प्रभावित किया था, किंतु इनमें वर्ष 1905 वाला जो जापान और रूस की युद्ध थी ना, वो सबसे ज्यादा प्रभाव, मतलब वो ज्यादा इफेक्ट किया भारतीय लोगों को। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हरा करके स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग जो है वो अजय हैं। तो देखिए 3-4 युद्ध थे। एक तो जापान वाला 1905 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटली अबिसिनिया युद्ध, और जिसमें इटली का औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई थी। इसके अलावा आयरलैंड वाला हो जाएगा, ठीक है। और चीन का साम्राज्यवादी के विरुद्ध जो चल रहा था बॉक्सर आंदोलन, ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो ये पद्धति थी वामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है। तो वो जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन करना चाहते थे, संवैधानिक रूप से आंदोलन करना चाहते थे, न कि सशस्त्र के माध्यम से। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के से बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी जो थे, दो धड़ों के बीच मतभेद हो जाता है। गरमपंथी आंदोलनकारी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को बंगाल तक ही सीमित न रह करके उसे देश के सभी भागों में ले जाया जाए, परंतु वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग ना दिया जाए। सिर्फ सामान ही नहीं, वस्तु ही नहीं, बाकी किसी भी प्रकार का सहमत नहीं चाहते थे गरम दल वाले। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये थे कहाँ से, तो शहरी क्षेत्रों से, ठीक है। नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बादशाह, बिमल चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी लोग शहरी क्षेत्रों से थे। इस काल में कांग्रेस पे समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का जीवन बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित है, जिनमें थी आपको वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, सभी ये शहरों में रहते थे और मतलब मिडिल फैमिली के ये सारे लोग थे। इसके अलावा साहित्य, क्योंकि साहित्य ही एक माध्यम होता है जिसे जनता को उत्प्रेरित किया जा सकता है। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे, ठीक है। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था।
किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पे बल दिया? तो ये पूछेंगे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। ठीक है, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखे थे। वर्ष 1905 में कांग्रेस की बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के भाषण में उन्होंने स्वराज की मांग आखिर करके जाके दादा भाई नौरोजी ने रखे दिए थे। 1904 से ही यह मतलब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में रखे थे पहली बार ये बात स्वराज की, और फाइनली जाकर के जब 1906 में अध्यक्षता करते हैं तो ये स्वराज की मांग को रख देते हैं। ठीक है, और 1905 में भी बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें भी इसकी बात बस इन्होंने कहा था, मांग नहीं रखा था। ठीक है, निम्न में से कौन उग्र पंथी नहीं थे? ठीक है, इतने नेताओं में से बताइएगा कि कौन थे जो उग्र पंथी नहीं थे। तो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल महात्मा गांधी के जो गुरु हो जाएंगे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। देखिए, मदन लाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे और उधम सिंह थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्रो से नहीं हो सकता, बल्कि वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपको गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो ये हो जाएगा जीके गोखले। ठीक है, तो उग्र राष्ट्रवादी नेता जीके गोखले नहीं थे। बाकी आपको विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बीजे तिलक सभी के सभी लोग थे। निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो बिल्कुल जीके गोखले हो जाएंगे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना या याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो ये हो जाएंगे आपको किधर क्या, हाँ बीजे तिलक थे। ठीक है, तो वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी दो दलों का आविर्भाव होता है। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, जिनमें थे बीजे तिलक, लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाल और बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। इनके अलावा एक चौथे इनके साथी थे अरविंद घोष। ठीक है, 4। तो इन नेताओं को स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये हो जाएंगे बीजे तिलक। ठीक है, बीजे तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाए थे बीजे तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हो जाएगा आपको बीजे तिलक। ठीक है, बीजे तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हो गए थे। कांग्रेस नेतृत्व की निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे कि बीजे तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया था। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया, बल्कि इन्होंने अपना खुद का स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य माना। बीजे तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहे थे? तो ये कहे थे बीसी पाल ने। ठीक है, तो उग्र विचारधारा से प्रभावित उन्होंने बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस एक भिक्षावृत्ति संस्था या फिर याचना करने वाली संस्था या बेकिंग इंस्टीट्यूट है, और याचना और
इसका आरोप किसने लगाया था? तो बीजे तिलक ने। ठीक है, याचना और कहाँ गया, इधर था ना कि किसने कहा था कि कांग्रेस से हाँ अनुनय विनय और विरोध। तो अनुनय विनय अगर विरोध किया तो बीजे तिलक, और भिक्षावृत्ति कहे तो ये हो जाएंगे आपको पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। तो अनुनय विनय की बात करें तो वो बीजे तिलक कहे थे, और भिक्षावृत्ति की बात करें तो वो बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। तो बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। ठीक है, ब्रह्म समाजी नेता थे और समाज सुधारक थे। सेकंड कहता है कि न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित किए थे। ये दोनों का दोनों कथन सही हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्मा समाज से जुड़े थे, वह समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्मा समाज से थे, वह समाज सुधारक थे और राष्ट्रवादी भी थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रपंथी राजनेताओं के साथ लिया जाता है। उन्होंने वर्ष 1901 में, ठीक है, वर्ष 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा किया था। तो बीजे तिलक उग्रवादी थे और 1901 में न्यू इंडिया, ठीक है, 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा किया था। तो इसीलिए दोनों का दोनों कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कि बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाजी नेता थे, बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकाले थे? तो बिल्कुल 1900। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, एक ना एनी बिसेंट में की थी, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन आया था कब? तो 1906 के बाद आए थे। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर ही गर्म दल और नरम दल का प्रभाव बढ़ा। बीजे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूंगा। कौन से नेता थे जो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? तो बिल्कुल ये हो जाएंगे अरविंद घोष। ठीक है, तो अरविंद घोष थे जो गर्म दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा या गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के चार स्तंभ हो, जैसे लाला लाजपत राय, बीजे तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से लेकर 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि 1893-94 में उन्होंने एक लेख में कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है तथा इसके शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दिया था। इनके अनुसार कांग्रेस जो थी वो क्षय रोग से मरने वाली थी और वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मनिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चलता है। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा होती है, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर के सन्यासी बन जाते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं। तो देखिए, गर्म दल के 4 नेता थे जिनमें से सभी लोगों ने कांग्रेस को अपना अपना नाम दिया था, जैसे कि अनुनय विनय की नीति वाला नाम बीजे तिलक ने दिए थे। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये अरविंद घोष ने कहा था। और फिर भिक्षावृत्ति की संस्था है, यह कहते आपको ये कहते पाल, बिपिन चंद्र पाल ने कहते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल थे। राष्ट्रीय आंदोलन में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था, अर्थात गर्म दल थे तो बीजे तिलक। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता और पंजाब के प्रतिनिधि थे। इनको पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, ठीक है, पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब कहा जाता था।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय उदारवादी नहीं थे। निम्नलिखित में से किसी को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था? तो यह जाएगा मैजनी को। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी और राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिए थे तथा बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। तो उनको इनकी पुस्तक मैजनी कितनी अच्छी लगी, द ड्यूटीज ऑफ मैन की, उसका उन्होंने उर्दू में अनुवाद भी कर दिए थे। कौन? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, इसीलिए जो बड़े बड़े चिंतक होते हैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। देखिए इन लोग के विचार से प्रभावित होकर के इतने बड़े बड़े क्रांतियां करते थे, तो मैजनी से प्रभावित थे। ठीक है, और द ड्यूटीज ऑफ मैन को उन्होंने उर्दू में भी रूपांतरित किया। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। ठीक है, मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन? तो लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में, ठीक है, वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह वापस लौट आए थे। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी हैं। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया तो सभी लोग जानते हैं लाला लाजपत राय के। इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन मतलब उनको यहाँ से भेज दिया गया, इसलिए लिख दिए कि हमको कैसे 7-6 महीने के लिए यहाँ से डिपोर्ट किया गया, ऐसे करके याद रख लेना है बस। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने। शिक्षित भारतीयों का वास्तविक राष्ट्रीय मेला कौन कहते? लाला लाजपत राय। देखिए सभी के सभी जो गर्मपंथी थे ना कुछ नाम दे ही दिए थे। ठीक है, बीजे तिलक, अन्य विनय, बिपिन चंद्र पाल, भिक्षावृत्ति, क्षय रोग से मरने वाले अरविंद घोष, और यह मेला है शिक्षित वर्ग के लोगों का लाला लाजपत राय। तो चारों के चारों कुछ न कुछ नाम कांग्रेस को दे दिए। ठीक है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बिल्कुल बीजे तिलक हो जाएंगे, नहीं थे। बाकी मदन मोहन मालवीय, एओ और गोपाल कृष्ण गोखले ये सभी के सभी थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी या मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवाद के रूप में लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया और इस नई विचारधारा के अग्रदूत बने हुए मध्यम मार्गी न होकर के उग्र नीति के समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो ये हो जाएंगे अरविंद घोष। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय पंजाब, बीजे तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय पंजाब के, बीजे तिलक महाराष्ट्र के और बिपिन चंद्र पाल जो थे वो बंगाल के थे। बिल्कुल ठीक है, बीजे तिलक महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल बंगाल। निम्नलिखित में से किसी भारतीय अशांति का जनक? तो भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। उन्हीं के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदल के सरकार की आलोचनात्मक संस्था बन गई थी। तो यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था। कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाले की वजह पे अब बन गई थी क्या? आलोचक संस्था। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझते थे, जबकि वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पे मानहानि का मुकदमा भी चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं मुझे अशांति का जन्मदाता। यद्यपि मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ था। ठीक है, विजय तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो बिल्कुल वैलेंटाइन सिरोल ने कहे थे। जिसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, तो ये कहते वैलेंटाइन सिरोल कहते। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो बीजी तिलक को। भारतीय अशांति का जनक बीजी तिलक को। बीजी तिलक को राजा सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये हो जाएंगे मैक्स मुलर। ठीक है, मैक्स मुलर बोले थे। तो बीजी तिलक को सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मुलर ने कहा था। बीजी तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बीजी तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब क्या होगा इसका राइट आंसर कि क्या वे एक लोकप्रिय शिक्षक थे, उन्होंने लोकप्रिय अखबार शुरू किया। तो देखिए यहाँ पे है कि ब्रिटिश सरकार ने बीजी तिलक को पुणे के तत्कालीन जब प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया था, तब से यह प्रसिद्ध हो गए थे। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक या नेशनल हीरो के रूप में वो उभरे थे। ठीक है, राष्ट्रीय नायक या नेशनल हीरो के रूप में उभर चुके थे। ठीक है, अभी भी होता है ना, जो लोग जेल चले जाते हैं एकदम राष्ट्रीय नायक बन के निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की से एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो बीजी तिलक को। वर्ष 1908 में बीजी तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला के 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर के मांडले जेल या म्यांमार में भेज दिया गया। तो देखिए, इनको 2 बार भेजा गया। एक तो भेजा गया था आपको, इनको 18 माह की जेल हुई थी रैंड और अरेस्ट की हत्या के मामले में, और चूंकि वो दोषी नहीं पाया गया था हत्या के मामले में, इसलिए 18 महीने में छूट गया था, जिनको फांसी ही होता। और सेकेंड है कि 1908 में बीजी तिलक को केसरी में जो लेख इन्होंने प्रकाशित किया था उसकी वजह से 6 साल का कारावास हुआ म्यांमार मांडले जेल में। 1908 में बीजी तिलक को जेल हुई थी कितने साल की? 6 साल की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन एक निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जब उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलनों में अंग्रेजों के न्यायप्रियता में वार्षिक सम्मेलन में भाषण देने में और प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन और आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ होता था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, स्वराज का अर्थ होता था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ होता था साम्राज्यवाद के अंदर ही औपनिवेशिक शासन प्राप्त करना। ठीक है, औपनिवेशिक स्वशासन। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था क्या था? तो भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसका कारण था कि उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। ठीक है, तो भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत का वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और ईश्वर की एक देन है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अन्य संप्रदाय के थे, सिख और मुस्लिम, वो इनसे खिन्न हो जाते थे क्योंकि ये सीधे सीधे बोलते थे कि राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कथन है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। ठीक है, बीजी तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो ये ना फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऐसा नहीं था कि बीजी तिलक जो सांप्रदायिकतावादी थे
और कारण जो है कि क्या उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में उपयोग किया, तो बिल्कुल ये कथन सत्य है, उन्होंने धर्म का उपयोग किया था। प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किए और महात्मा गांधी के वो अग्रगामी भी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की, अखाड़े स्थापित किए, लाठी क्लब स्थापित किया और गो हत्या विरोधी सभा। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव शुरू किया और 1893 में और गणपति पर्व 1895 में मनाया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे, और इस प्रकार उन्होंने धर्म का उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था। परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं था बल्कि जन जागरण था। परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी न होकर के जन जागरण था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने, तो बीजे तिलक ने। ठीक है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था, बीजे तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो हो जाएगा बीजे तिलक। ठीक है, बीजे तिलक। तो निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया था और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया था, तो ये हो जाएंगे बीजे तिलक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो बीजे तिलक के द्वारा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बीजे तिलक की अर्थी उठाए थे, तो ये हो जाएंगे शौकत अली। ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ बीजे तिलक की अर्थी उठाए थे शौकत अली। बीजे तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है। उसके अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू, और यही सैफुद्दीन किचलू जो गिरफ्तार हुए थे, शौकत अली ये लोगों ने उठाए थे। मौलाना हजरत मोहानी ने भी उस समय शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, तो शोक गीत पढ़े थे हजरत मोहानी, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। महात्मा गांधी ये सभी लोग कंधा दिए थे और हजरत मोहानी जो थे शोक गीत पढ़े थे। और ये चैप्टर हो जाता है पर द एंड। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग वीडियो कैसा लगा।